दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोने की नाक। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है कातिल मेहमान। और ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी अमर अकबर की क्या फोल्डर है, प्ले लिस्ट के अंदर। तो आप पहले वो कॉमिक्स पढ़ लेना, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। प्ले लिस्ट में अमर अकबर का फोल्डर है और कॉमिक्स का नाम है कातिल मेहमान। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। तीसरे दिन सतपाल से पड़ाव उठा लिया गया और पूरा काफिला रीमा कस्बे पहुंच गया। चाव के ठहरने का प्रबंध डाक बंगले में किया गया था। आइए सर। वह रात सब ने आराम से सोकर काटी। अगले दिन सुबह चाव सिंह रीमा का राष्ट्रीय संग्रहालय देखने पहुंचा। संग्रहालय का डायरेक्टर उसे हर चीज के बारे में बता रहा था। सर, यह म्यूजियम नागा लोगों की प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हजारों वर्ष पुरानी है। वे म्यूजियम के एक अन्य कमरे में प्रविष्ट हुए। सर, ये हजारों साल पुरानी नागा लोगों की मम्मियां हैं। नागा वंश के लोग तो अब भी हैं। क्या अब वे मम्मियां नहीं बनाते? नहीं, अब वह बहुत सी पुरानी रस्में छोड़ चुके हैं। अचानक अमर की नजर एक खोपड़ी पर पड़ी। यह कैसी खोपड़ी है? इसकी नाक को क्या हुआ? इसकी नाक सोने की है। सोने की नाक? जी हाँ। पुराने जमाने में प्रभावशाली नागा लोग अपनी असली असली नाक पर सोने की बनी हुई नाक चढ़वा लेते थे। सोने की नाक? पहाड़ी पर जो व्यक्ति चाव की हत्या करना चाहता था, उसके चेहरे पर भी तो कोई चीज चमक रही थी। तो क्या उस व्यक्ति के चेहरे पर भी सोने की नाक थी? यह सोचकर उसने पूछा, क्या आज भी नागा लोग इस तरह की नाकें चढ़वाते हैं? नहीं, अब यह रिवाज नहीं है। बातें करते हुए वह दूसरे कमरे में पहुंचे। यह हथियारों का कमरा है। एक अलमारी के सामने अमर रुक गया। यह क्या हथियार है? इसे गाचा कहा जाता था। इसे इस प्रकार फेंका जाता है कि रस्सी दुश्मन की गर्दन के गिर्द लिपट जाती है और वजनी पत्थरों के कारण दुश्मन का दम घुट जाता है। बड़ा विचित्र विचित्र हथियार है। जी हाँ, पुराने जमाने में ऐसे विचित्र हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। म्यूजियम देखकर वह लोग वापस आ गए। उस रात जब वे लोग सो रहे थे, अचानक वो गॉड, भूचाल आ रहा है। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। भागो, भूचाल भूचाल। ओ माय गॉड। कुछ क्षण बाद जब भूचाल रुक गया तो लोग संभले। घबराओ मत, भूचाल रुक गया है। सब अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। मैं मिस्टर चाव सिंह की कुशलता जानकर अभी आता हूँ। लेकिन जैसे वह चाव सिंह के कमरे में के निकट पहुंचा, वो कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ है। चाव सिंह यहाँ नहीं है, कहाँ गया वह? कुछ ही क्षण में चाव सिंह के गायब होने की खबर फैल गई और हर व्यक्ति उसे तलाश करने में लग गया। बंगले में तलाश करने के बाद अमर चाव सिंह को तलाश करते हुए जंगल के अंदर पहुंच चुका था। ओह, यह तो किसी मंदिर के खंडर लगते हैं। कहीं वह लोग इसी में तो नहीं छुपे हुए? उस और कोई है? वह सावधानी से आगे बढ़ा। उस तरफ से आवाजें आ रही हैं। उसने टूटी हुई दीवार के पार झांका। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? ए ठहरो, वरना गोली मार दूंगा। आवाज सुनकर जैसे ही वह व्यक्ति पलटा, ओ माय गॉड, सोने की नाक! ओह, तो आखिर तुम आ ही गए। ऐसा लगता जैसे इसे मेरे यहाँ आने की आशा थी। यह बात विचित्र है। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं चाव सिंह की बलि नाग देवता को चढ़ाऊंगा। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह सर! उफ! आई उफ! दाड़! अगले पल धड़ाक! आह! एक ही बार में दुश्मन के प्राण पखेरु उड़ गए थे। आह! खच! आप ठीक हैं सर? हाँ। अगली सुबह वह हेलीकॉप्टर द्वारा कोहिमा की ओर चल पड़े। दोपहर के समय उनका हेलीकॉप्टर कोहिमा के मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतरा। औपचारिकताओं के बाद उनका काफिला होटल की ओर रवाना हो गया। कुछ दूर जाने पर, ओ यह जुलूस इस सड़क पर कैसे आ गया? ओ माय गॉड! इस भीड़ में चाव पर हमला किया जा सकता है। तभी लगता चाव पागल हो गया है। मुझे उसके निकट जाना चाहिए।
अचानक, अरे हटो, ये आज खुशी का दिन है, नाचो, हमारे साथ नाचो। नवयुवक से पीछा छुड़ाकर जब वह चाव की कार के निकट पहुंचा, मिस्टर चाव सिंह कहाँ हैं? अभी तो लड़कियों के साथ नाच रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ओ माय गॉड, तुमने उन्हें नीचे क्यों उतरने दिया? हम क्या करते? उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। चारों तरफ देखो, वह यहीं कहीं होंगे। कुछ देर बाद, सर ऐसा लगता है हिज एक्सीलेंसी का अपहरण कर लिया गया है। ओह। आधे घंटे बाद अमर पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठा था। किसी भी तरह चाव को तलाश करना है। आप चिंता मत कीजिए, इस वक्त सारे शहर की पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी चाव सिंह का पता चल जाएगा। कुछ देर बाद अमर जब पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला, अरे यह तो वही है जिसने जुलूस में मेरा रास्ता रोका था। इसका पीछा करना चाहिए। हो सकता चाव सिंह के अपहरण में इसका भी हाथ हो। पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। वह इसका घर है शायद। यही मौका है पूछताछ करने का। मकान में वह अकेला ही है। कुछ क्षण बाद, कौन हो तुम? किससे मिलना है? अंदर चलो। जैसे वह अचानक ही ठॉक, आह। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, हेलो जासूस दी ग्रेट, तो तुम्हें होश आ गया? कौन हो तुम? तुम मुझे अपना शत्रु समझ सकते हो? ओह, इसका अर्थ है चाव सिंह का अपहरण तुम लोगों ने किया है। हाँ, हमने किया है। हम उसकी हत्या करेंगे और तुम्हारी भी। नागा पार्टी अपने शत्रुओं को कभी माफ नहीं करती। तभी ट्रेन ट्रेन। हेलो। हाँ, माल को आज ही इम्फाल भेज दिया जाएगा। हाँ, चर्च में। और कहाँ? बात करने के बाद गंजा कमरे से बाहर चला गया और अमर सोच में डूब गया। इन अधूरे शब्दों में एक अक्षर लय भी था, यानी वह इम्फाल का अंतिम अक्षर लय हो सकता है। और दूसरा शब्द उसने चर्च कहा था, और अधूरे शब्दों में एक अक्षर चर्च भी था। तभी, अमर, तुम्हारी मौत का फैसला हो गया है। इसे बेहोश करके ले जाओ और दूर ले जाकर किसी गहरे गड्ढे में फेंक दो। ओके। लगता आज मौत आ ही गई है। अमर, अकबर और रेखा उधर उधर अकबर और रेखा अपनी गाड़ी में उस गली के बाहर अमर के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अमर साहब अभी तक नहीं आए, मुझे तो कुछ खतरा लगता है। तभी, अकबर देखो, वह क्या उठाकर ला रहे हैं। बिस्तर बंद है लेकिन वह गोल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई आदमी बंधा हुआ है। आदमी? ओह। अकबर, कहीं वे अमर को तो नहीं ले जा रहे? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, हम उनका पीछा करेंगे। शीघ्र ही। यह लो इम्फाल जाने वाली सड़क पर जा रहे हैं। यह सड़क सुनसान है, मेरा ख्याल है उन्हें यहीं रोककर निपट निपट लिया जाए। ठीक है, गाड़ी उनसे आगे निकाल लो। जूं। काफी आगे जाकर, तुम झाड़ियों के पीछे चली जाओ और मुझे पिस्तौल से कवर कर लेना। ओके। ये क्या हुआ? तुमने सड़क क्यों रोक रखी है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। खराब हो गई है? हाँ, और मेरे पास टूल बॉक्स भी नहीं है। आप जरा अपना टूल बॉक्स दे दीजिए। हमारे पास टूल बॉक्स नहीं है। अचानक, थॉड, आह। थॉड, हाय। अकबर ने दूसरे के साथ भी वही सलूक किया था। अगले पल, कम ऑन रेखा। बिस्तर बंद खोलते ही, अमर साहब, घबराओ नहीं, है जीवित है, तुम गाड़ी में से पानी ले आओ। रेखा गाड़ी में से पानी का फ्लास्क ले आई और आह। अकबर, रेखा, तुम यहाँ? थैंक गॉड आपको होश तो आ गया। आप ठीक तो है ना? हाँ। फिर अकबर ने अमर को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, इन्हें उठाकर झाड़ियों में ले चलो, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चलिए, उठाते हैं। उन्हें झाड़ियों में ले जाकर अकबर उन दोनों को होश में ले आया। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें तुरंत गोली मार दूंगा, समझ गए? हाँ हाँ, समझ गए। तो सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? इम्फाल में। इम्फाल में किस जगह? पूरा पता बताओ। इम्फाल में एक पुराना चर्च है, वहीं हमारा हेडक्वार्टर है।
अच्छा, यह सिंह कौन है? यह नागा पार्टी का लीडर है। हम सबको वही आदेश देता है। मुझसे गद्दारी करके आज तक कोई जीवित नहीं बचा। हम भी नहीं बचेंगे। अपने सारे सवाल का जवाब जानने के बाद थॉड आह ठॉक उफ। फिर अमर अकबर को कुछ समझाकर इम्फाल की ओर रवाना हो गया। कहीं मेरे पहुंचने से पहले ही चाव सिंह की हत्या न कर दें। इम्फाल में जिस चर्च का पता नागो युवकों ने बताया था, वह एक पहाड़ी पर स्थित था। अमर उस पहाड़ी के नीचे खड़ा खड़ा होकर कुछ चेकिंग करने लगा। इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। मुझे एक बार ऊपर चलकर देखना चाहिए। अगर ऊपर कुछ नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। सिगरी बहुत पुराना चर्च है। दरवाजा तो थोड़ा सा खुला हुआ है। ऐसा लगता है भीतर कुछ लोग हैं। चलकर देखा जाए। यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ अधिक लोग आते जाते होंगे। यह कैसी आवाज है? अरे यह मेरे पैरों के गर। अगले पल नीचे गिरकर अमर अमर बेहोश हो गया था। ओह। कुछ देर बाद जब अमर को होश आया, यह मैं कहाँ गया? तभी तो तुम्हें जोश होश आ गया जासूस साहब। कौन हो तुम? मुझे सिंह कहते हैं। हमारे गुप्त टीवी कैमरों ने मुझे सिंह कहते हैं। तुम्हें मेरे यहाँ आने की सूचना किसने दी? हमारे गुप्त टीवी कैमरों ने। लेकिन मैं हैरान हूं कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तुम्हें तो मेरे आदमी ने पकड़ लिया था। तुम्हारे वे आदमी इस समय कोहिमा की जेल में है। और अब तुम्हारा अंत निकट आ गया है, सिंह। हा हा हा। तुम सचमुच बहादुर हो, अमर। काश तुम हमारे दुश्मन न होते। तो क्या होता? तो हम तुम्हें अपना साथी बना लेते। तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग को मिसाइल छोड़ने वाले हो। ओह। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? मुझे तो और भी बहुत कुछ मालूम है, मिस्टर सिंह। मैं जानता हूँ चाव सिंह को भी यहाँ लाया गया है। तुम सचमुच खतरनाक हो, अमर। इसलिए हम तुम्हें देवता की भेंट चढ़ाते हैं। हा हा हा। गुड बाय मिस्टर अमर। अगले पल। ओह, यह क्या? फू फू। ओह, जेब में पिस्तौल नहीं है। मेरी बेहोशी के दौरान उन्होंने निकाल लिया होगा। फू। फुस फुस। ओह ओ माय गॉड। आज मौत निश्चित सी लगती है। ये ले। अब घड़ी में रखे मिनी बम से काम लेना चाहिए। धड़ाम। बाहर जाने का केवल यही एक रास्ता है। सांपों से तो बच गया। अब देखो यह रास्ता कहाँ जाता है। यह किसी दूसरे कमरे का वेंटिलेटर है। लगता है कमरे में कोई नहीं है। जाली तोड़ने की कोशिश करता हूँ। सिगरी। कौन है अंदर? उफ। धम। कौन? अगले पल। उफ गड़प। तड़ाक। कॉरिडोर खाली है। अगर किसी कमरे से पहरेदार या कोई अन्य व्यक्ति निकल आया तो मैं फिर पकड़ा जाऊंगा। ओह। कुछ दूर चलकर उसने एक कमरे में झांका। ओह, यह तो किसी प्रकार का कंट्रोल रूम है। और यह व्यक्ति शायद कुछ काम करते करते सो गया है। पहले इस कुंभकर्ण से ही निपट लूं। ठॉक। आह। अब उसने निकट से स्क्रीनों और कंट्रोल बोर्ड का निरीक्षण किया। वो मिसाइल इन नाका विद्रोह के पास मिसाइल कहाँ से आई? और यह इन्हें कहाँ गिराने वाले हैं? मुझे कुछ करना होगा। और उसने अपनी घड़ी में से एक टाइम बम निकाला और वहां पर लगा दिया। यहाँ इसे कोई नहीं देख सकेगा। उसके बाद वह फिर कॉरिडोर में निकल आया। अब मुझे चाव सिंह को तलाश करना चाहिए। वह इनकी इनकी कैद में होगा। कुछ दूर चलकर उसने फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर झांका। इसके अंदर दूसरा कमरा है। वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं। वह भीतर प्रविष्ट हो गया और दूसरे दरवाजे के निकट जाकर शीशे से झांका। भीतर का दृश्य देखकर वह चकित रह गया। ओ नो।
मिस्टर सिंह, उसे एक बार मैंने खुद मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया। दूसरी बार तुम्हारा आदमी उसे कत्ल करने को तैयार बैठा था, मगर वह बच गया। मुझे तो लगता है वह अब तक तुम्हारे जहरीले नागों को भी समाप्त कर चुका होगा। नहीं मिस्टर चाओ सिंह, अमर अब तक मर चुका होगा। अब तो आप ऑपरेशन मोनालिजा के बारे में सोचिए और अमर को भूल जाइए। ऑपरेशन मोनालिजा के सफल होने में अब देरी क्या है? परसों तुम नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के पूरे इलाकों के डिक्टेटर होंगे। मेरी सरकार ने जो मिसाइल तुम्हें दी हैं, वे हमारी सीमा के उस तरफ तैयार हैं। उनका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें पता है कि सिक्किम और नागालैंड की सीमा पर किस किस जगह भारतीय सेना है। बस तुम्हारे बटन दबाने की देर है। 1 घंटे के अंदर अंदर सीमा पर कोई फौजी बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद तुम्हारा सोना बानी और नागा पार्टी के गोरिल्लों का यह काम रह जाएगा कि फौरन पूरी सीमा पर फैल जाए। अंदर तुम्हारे आदमी तमाम रेडियो स्टेशनों और असेंबलियों पर कब्जा कर लेंगे। परसों रात को तुम अपने डिक्टेटर होने की घोषणा कर सकते हो। उनकी बातें सुनकर अमर के मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया था। अब मैं समझा यह सब क्या षड्यंत्र है। सोना बानी पार्टी और नागा पार्टी दोनों एक हैं और चाउ सिंह खुद गायब होकर भारत सरकार पर यह इल्जाम लगाना चाहता था कि हमने दोस्ती के लिए बढ़ाए हुए हाथ को काट डाला, ताकि उसके बाद चीन खुलेआम इन लोगों की मदद कर सके। चाओ सिंह की आवाज फिर सुनाई दी। सिंह, तुम जानते हो कि हमारी फौजें तैयार खड़ी हैं। अगर भारत सरकार ने तुम्हारा विरोध किया तो हमारी फौजें तुम्हारी मदद को आ जाएंगी। अमर का धैर्य जवाब दे गया और वह दरवाजा धकेलकर भीतर घुस गया। अमर, हाँ चाओ सिंह। अचानक सिंह ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन धाएं, आह! अमर ने पिस्तौल की नाल चाव की तरफ मोड़ी। ठहरो, तो तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकता? इसलिए कि मैं तुम्हारे देश का मेहमान हूँ और तुम्हारी सरकार ने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। चिंता मत करो चाऊ, हम तुम्हारी सरकार को सिंह की लाश भेज देंगे और खेद प्रकट कर देंगे कि हमारे गद्दार ने तुम्हारी हत्या कर दी और तुम्हारा बदला लेने के लिए हमने उस गद्दार को मार डाला। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज मुझे मत मारो। मैं अपने देश के शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। धाए धाए आई। और देश का शत्रु समाप्त हो चुका था। मुझे मत मारना, मेरा कोई दोष नहीं है। जान बचाना चाहती हो तो मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब दो। पूछिए। यहाँ इस समय कितने आदमी हैं? 40-50 होंगे, लेकिन अब रात का समय इसलिए सब आराम कर रहे होंगे। केवल 4-5 पहरेदार जाग रहे होंगे, वह भी ऊपर चर्च में होंगे। यहाँ रेडियो रूम भी होगा जहाँ से सिंह अपने आदमियों को संदेश भेजता होगा। जी हाँ, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। रेडियो रूम में आकर अमर ने ट्रांसमीटर पर मेजर प्रमोद नारायण से संपर्क किया और पूरी स्थिति समझाकर बोला, आप लोग हेलीकॉप्टर द्वारा तुरंत ऊपर पहुंचिए और चर्च पर कब्जा कर लीजिए। 10 मिनट बाद ही चर्च के सामने मैदान में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर उतर रहे थे। अगले आधे घंटे में चर्च और उसके नीचे शत्रु के भूमिगत ठिकाने पर भारतीय सेना ने अधिकार कर लिया था। मेजर प्रमोद नारायण ने अमर को बधाई देते हुए कहा, आप मान अमर साहब, अगर आप न होते तो हमारा देश चीन की नापाक साजिश का शिकार हो चुका होता। आपने देश को बचा लिया। यह तो मेरा फर्ज था मेजर। अच्छा, अब आप यहाँ संभालिए। मैं जरा कर्नल वरदान को ट्रांसमीटर पर यह खुशखबरी सुनाकर आता हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स में यही समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।